अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। यार ये क्लास की स्ट्रेंथ थोड़ी क्यों होती जा रही है? सर शायद अभी लिंक आई है इस वजह से। सर आहिस्ता सा ज्वाइन कर रहे हैं सारे। अच्छा, एसवीएम का सारा क्लियर हो गया? कोई सवाल तो नहीं है उसमें? हो गया yes, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम ऐसा करते हैं कि डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट को पढ़ते हैं। इससे हमारी जो मशीन लर्निंग बेस्ड क्लासिफिकेशन है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमारे जो न्यूरल नेटवर्क बेस्ड मॉडल्स हैं वो रह जाएंगे, वो हम फिर लेटर स्टेज पे करेंगे और करेंगे सही इंशाल्लाह। तो सिंपल न्यूरल नेटवर्क भी करेंगे और कोई डीप लर्निंग के मॉडल्स भी एक दो कोशिश करेंगे कि वो भी कर लें इस कोर्स में। तो जो हमारी कन्वेंशनल सारी है मशीन लर्निंग, उसमें जो मॉडल्स इस्तेमाल होते हैं रिग्रेशन के और क्लासिफिकेशन के, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारे आज के लेक्चर के बाद हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। जिसमें अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन से स्टार्ट लिया था। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के नियरेस्ट नेबर, नाइब, बेजियन, एसवीएम, उसके वेरिएंट्स, कर्नल बेस्ड, और फिर आज डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट। तो ये 6 क्लासीफायर्स हैं, ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं। इनको हम सारे के सारों को हमारे आज ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो इंटरेस्टिंग बात ये है और आसान बात ये है कि हमने डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट जो हैं वो एसवीएम की तरह वो हमने ऑलरेडी रिग्रेशन मॉडल्स के लेवल पे कवर कर लिए थे। तो यहाँ रिग्रेशन मॉडल्स में और अगर आपको समझ आई हुई है तो क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसमें बिल्कुल एक छोटा सा फर्क है, वो आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तरीकाकार बिल्कुल वही है। तो डिसीजन ट्री में जिस तरह ये डाटा हमें नज़र आ रहा है, तो इस डाटा के अंदर हमारे डिसीजन ट्री को क्या करना चाहिए? डिसीजन बाउंड्रीज डिफाइन करनी चाहिए। तो ये बाउंड्रीज जो हैं वो रेड और ग्रीन को सेपरेट करने की बाउंड्रीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो बाउंड्री हमें नजर आ रही है वो इसके अंदर वो ये वाली बाउंड्री है। एक ऐसी बाउंड्री जो मैक्सिमम फर्क डाल रही हो। फिर दूसरी बाउंड्री जो हमें नजर आ रही है वो एक ये भी आ रही है और ये भी आ रही है। ये दोनों का काफी स्ट्रॉन्ग डिफरेंस रखती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। और उसके बाद फिर जो तीसरी बाउंड्री हमें नजर आ रही है, बल्कि ये इनमें से कोई दूसरी और तीसरी होगी और फिर चौथी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमें पूरी एक जो है डिवीजन इस डाटा की नजर आ रही है कि अगर हमने इसको डिफरेंट बाउंड्रीज में डिवाइड करना है, तो ये जो बाउंड्री लाइंस हैं, ये बाउंड्री लाइंस हमारे जो ये हैं x1 और x2, इनकी बेसिस पे ये लाइंस की वैल्यूज को आइडेंटिफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x1 की एक सर्टेन वैल्यू पे ये कट लग रहा है, यहाँ पे x2 की एक सर्टेन वैल्यू पे ये कट लग रहा है, यहाँ पे x1 की वैल्यू पे लग रहा है, यहाँ पे x2 की वैल्यू पे लग रहा है, यहाँ पे ये ऑलरेडी इसी का एक कंटिन्यूएशन है। तो ये हमें डिसीजन ट्री के अंदर हम इस तरह से जो बाउंड्रीज हैं वो डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ये स्प्लिट्स आपको यहाँ पे या बाउंड्रीज आपको नजर आ रही हैं। ये स्प्लिट्स और ये जरा थोड़ा सा वो ये ओवरलैपिंग इसलिए नहीं है कि इमेज का साइज बड़ा छोटा है। आपने इससे परेशान नहीं हो जाना। जो पिछली स्लाइड थी उसमें इमेज का साइज छोटा था, इसमें वही इमेज जरा बड़ा है। तो इसको इस लाइन को इधर कर दें और इस लाइन को थोड़ा सा इधर कर दें तो ये सारा कुछ मैप हो जाएगा। तो इसके अंदर आप इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये स्प्लिट 1 क्यों है।
ये स्प्लिट 1 क्यों है, ये मैक्सिमम स्प्लिट 2 क्यों है, ये स्प्लिट 3 क्यों है और ये स्प्लिट 4 क्यों है, ये चीजें हमें समझने की। तो ये जो स्प्लिट्स हम डिफाइन करते हैं, ये स्प्लिट्स इन टर्न इंफॉर्मेशन थ्योरी की कुछ हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूशंस जिनमें एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन है। तो इंफॉर्मेशन गेन जहां पे हमें ज्यादा मिल रहा होता है उस जगह से हम स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। तो ये आगे चल के अब हमारे पास एक बड़ी कन्वेंशनल सी एग्जांपल है एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन को पढ़ने के हवाले से, जो कि डिसीजन ट्री में इस्तेमाल होती है। उस एग्जांपल की मदद से हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल आपने ये चीज समझनी है कि जो कट सबसे ज्यादा यूजफुल है उसको हम सबसे पहले लगाते हैं, और वो यूजफुलनेस क्या है, इंफॉर्मेशन गेन की बुनियाद पे वो यूजफुलनेस आइडेंटिफाई होती है। सेकंड कट वो होगा जो उसके बाद सबसे ज्यादा यूजफुल होगा। जैसा कि मैं ये कट सबसे पहले नहीं लगाऊंगा, ये वाला, ये कट सिर्फ इन दो को डिफरेंशिएट कर रहा है। जबकि अगर मैं ये कट लगाता हूँ, इसकी दूसरे तरीके से मिसाल समझें। मिसाल के तौर पे अगर मैं सिर्फ एक ही कट लगाना है तो मैं कहाँ लगाऊं, एक स्प्लिट करना है। तो मेरा एक स्प्लिट अगर ये हो जाता है ना, तो ये एक अच्छा स्प्लिट शायद माना जाए। वो इस तरह से कि इन सारों को इसने रेड डिक्लेयर कर देना है और इन सारों को ग्रीन कर देना है। तो इस सूरत में ये होगा कि ये इसमें से तकरीबन 50% सही आंसर आ जाएगा और इसके अंदर से तकरीबन से 85-90% ठीक आंसर आ जाएगा। ओवरऑल ये सूरत हाल बन रही। दूसरी पॉसिबिलिटी मेरी क्या हो सकती है, अगर मैं ये वाला नहीं लगाता तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैं ये स्प्लिट बना दूं। ये स्प्लिट बनाऊंगा तो फिर भी उसी तरह का मामला बन जाएगा कि यहाँ पे ये काफी सारे रेड हैं और ये ग्रीन हैं, और यहाँ पे तो तकरीबन आप समझ लें 45% ग्रीन और 55% रेड है। और यहाँ पे इस वाले रीजन में, ये वाला जो लेफ्ट साइड पे है, ये वाला जो रीजन है, जो ये बनेगा सारा, इस रीजन में अगर आप देखें तो ये कोई 70-80% रेड है और ये कोई 20-30% ग्रीन। इन दोनों स्प्लिट्स में से कोई एक स्प्लिट लगेगा, या अगर मैंने सिर्फ एक स्प्लिट करना तो ये ऊपर नीचे वाले या तो बन जाएंगे या ये राइट लेफ्ट वाले बन। ये दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। इसके अलावा अगर मैं कोई स्प्लिट लगाने की कोशिश करता हूँ तो वो तीसरा स्प्लिट जो मेरी पॉसिबिलिटी में आएगा वो कौन सा आ सकता है, ये स्प्लिट भी एक बन सकता है। तो ये इस तरह के स्प्लिट्स जो हैं वो मेरे पास होंगे। अब इन सारे स्प्लिट्स में से जो सबसे अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता है उसको मैं कंसिडर करूंगा अगर मैंने सिर्फ एक लगाना है। इसका मतलब क्या है कि ये तीन नहीं लगाऊंगा, इन तीनों में से कोई एक स्प्लिट यूज करूंगा। तो एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। इन सब के लिहाज से अगर हम देखें तो बारी बारी अगर हम देखें मैं इन इन सब को, तो एक ऑप्शन ये है। इस ऑप्शन में आप कह दें कि यहाँ पे कोई 90% के करीब ये ठीक काम कर रहा है और इस जगह पे ये 50% ठीक काम कर रहा है। ऐसा ही है, यस सर। ये सबको समझ आ रही है? तो मैं आगे आपको इंट्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। होगा क्या कि फिर जो भी इस रीजन में आएगा उसको सारे को, ये इनमें से अगर से ग्रीन एक ज्यादा है रेड एक कम है, तो ये क्या करेगा कि इन सारों को ग्रीन मार्क करता है। डिसीजन ट्री इसी तरह काम करता है और इन सारों को क्या मार्क करेगा, रेड। रेड। कोई भी इधर कोई भी डाटा पॉइंट नया आएगा उस सारे को वो रेड ही प्लॉट करेगा। अच्छा, एक ये पॉसिबिलिटी बन गई, उसमें क्या बन गया, 50 और 90। अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी देखें। दूसरी पॉसिबिलिटी हमने क्या पढ़ी थी,
ये बन सकती है एक पॉसिबिलिटी। इस केस में ये कितना बन रहा है? 60% के करीब बन जाएगा। ग्रीन थोड़े Yes. कम है, रेड जरा ज्यादा है ना। यस सर। तो 60 और यहाँ पे कितना बन रहा है? ऑलमोस्ट 80-85। 80-85 कर लें। तो इस कट के हिसाब से ये सूरत हाल बनती है नजर आ रही है। हम उसको जरा फेवर ही दे देते। ठीक हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, हम लगाते हैं तीसरा कट। तीसरे कट के मुताबिक क्या सूरत हाल बन सकती है हमारी? वो ये है, इस रीजन में क्या बनता हुआ स्कोर नजर आ रहा है? रेड 80, 70, 80 तक। 70 चलें कर लें। सर। और इसमें इसमें 60-40 करना ऑलमोस्ट 60-40 मारना थे ऑलमोस्ट। हार्डली 60% में भी, मैक्सिमम भी करें तो ठीक है। तो अब हम वैसे क्योंकि दोनों साइडों पे 100% आना चाहिए, तो हम देखें तो ये 140 बन रहा है, जिसका मतलब ये 70% ओवरऑल बनेगा, है ना। 140/200 Yes. करेंगे तो ये 145 बन रहा है और नीचे वाला 130 बन रहा है। इनमें से जो सबसे बेहतर हमें लगेगा वो कौन सा लग रहा है? सेकंड वाला। ये 145 है ना, ये जरा बेहतर लग रहा है दूसरे वाला, यस है ना। यस मार्जिनली बेहतर है। अभी हमने कोई बड़ी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं की। इन दोनों में से कोई, जब हम बड़ा जरा कंसाइज प्रिसाइज कैलकुलेशन करेंगे तो इन दोनों में से कोई बेहतर लग रहा है। ये वाला इतना बेहतर नहीं लग रहा। ठीक हो गया। इस Yes. तरीके से ये स्प्लिट्स को आइडेंटिफाई करता है। इंट्यूशन समझ आ गई सबको? यस लेकिन ऑब्वियसली एक कट तो नहीं ना लगाना, हमने तो मल्टीपल कट्स लगाने हैं और उस वक्त तक लगाने हैं जब तक कि हम किसी जगह पहुंच नहीं जाते। तो ये करता क्या है, ये इस तरह से कट्स लगाने शुरू करता है। इस तरह से जब ये कट्स लगाता है तो ये बहुत ज्यादा एक्यूरेसी हमें नजर आ रही है। तो पहला स्प्लिट कौन सा करना है जो सबसे ज्यादा सूटेबल लग रहा हो? सबसे ज्यादा सूटेबल ये वाला स्प्लिट लग रहा है हमें यहाँ। ठीक है। ये अगर उन तीनों स्प्लिट्स में देखें तो हमने इस लाइन को लंबा किया था और इस लाइन को लंबा किया था। ठीक है। तो इनमें से सबसे ज्यादा जो है वो ये वाली लाइन सूटेबल लग रही है। इस लाइन को अगर हम करते हैं तो फिर यहाँ पे हमारे पास ये दूसरा स्प्लिट ये डिफाइन करेंगे तो सेग्रीगेट हो जाएंगे, तीसरा स्प्लिट ये डिफाइन करेंगे तो सेग्रीगेट हो जाएंगे और चौथा स्प्लिट ये डिफाइन करेंगे। हमारी जो स्प्लिट्स हैं उन उन वो बाकी अगले स्प्लिट्स के लिए भी फिर ये वाली लाइन जो है वो निस्बतन ज्यादा सूटेबल लग रही है इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पे। एनीवे, इस तरीके से हम ये स्प्लिट्स करते हैं। अब इन स्प्लिट्स की बुनियाद पे जिस तरह मिड टर्म में आपको क्वेश्चन भी आया था कि आप क्या करें, ट्री बनाएं। क्या ट्री बनेगा? सबसे पहले ट्री की ब्रांच होगी x2 लेस देन 60, x2 ग्रेटर देन 60। यही होनी चाहिए ना, स्प्लिट 1 की Yes, बेस sir. पे पहली ब्रांच होनी चाहिए। तो पहली ब्रांच है x2 लेस देन 60 और x2 ग्रेटर देन 60। तो उसमें ये दो वैल्यूज निकल आएंगी। अब अगर x2 जो है वो लेस देन 60 है तो फिर क्या हो रहा है? लेस देन 60 का मतलब नीचे वाला, नीचे वाले में क्या हो रहा है कि ये एक तो ये 70 पे ये वाला आ रहा है, x1 70 वाली चीज आ रही है हमारे पास। तो x1 70 से कम और 70 से ज्यादा। अगर x1 70 से कम है तो फिर ये रेड इसको डिफाइन हो गया, इसने रेड ही होना है। इसका मतलब क्या कि x2 60 से भी कम है और 70 से भी कम है तो फिर उसने रेड में ही मार्क होना है। और अगर वो x1 60 से कम, x2 60 से कम है, x1 जो है वो 70 से ज्यादा है, तो उस सूरत में फिर ब्रांच बन रही है। ये ब्रांच नजर आ रही है आपको? ये Yes, ब्रांच sir. किससे बन रही है? x2 की कोई वैल्यू में भी 1/3 लग रही है तो ये 20 के ऊपर तकरीबन 20 20 के अराउंड। तो x2 20 के ऊपर बनेगी तो x2 20 से कम रेड, x2 20 से ज्यादा ग्रीन।
तो x2 लेस देन 20 और x2 ग्रेटर देन 20, तो ये आप देख रहे हैं ये रेड और ये ग्रीन मार्क हो जाएगा। अब दूसरी तरफ आते हैं, x2 अगर 60 से ज्यादा हो जाता है, तो x2 अगर 60 से ज्यादा है तो फिर ऊपर क्या करें, इस पे भी दरम्यान में एक लाइन आ रही है, ये स्प्लिट जो है ये 50 वैल्यू पे आ रहा है, तो ये 50 वैल्यू के ऊपर x1 जब 50 से लेस होगा तो ग्रीन, x1 जब 50 से बड़ा होगा तो रेड। x1 50 वाला चेक आ गया, अगर लेसर वैल्यू है तो ग्रीन और बड़ा है तो रेड। तो इस तरीके से अब हमारे पास कोई भी नई वैल्यू आ रही है, कोई भी नई वैल्यू बोलें, x1 और x2 की इसमें कोई वैल्यू बोलें, फॉर एग्जांपल x1 जो है वो है 70 और x2 क्या है 40, ठीक है, तो 70 40 हमारे पास नई वैल्यू आ गई। इधर से हम देखें तो x2 की क्या वैल्यू है 40 40, तो वो लेस देन वाली में आ जाएगी। x1 की क्या वैल्यू है 70 राइट पे आ जाएगा। इसको हम 71 कर देते हैं ताकि ये कोई एम्बिग्विटी ना रहे, ठीक है, या इसको 67 कर देते हैं, चलिए और आसान कर 67, तो 67 है तो ये इससे कम है, तो 67 70 से कम है तो ये रेड में मार्क हो जाए। इस तरीके से हम x1 और x2 की वैल्यूज को देख के फैसला कर सकते हैं, ठीक हो गया। और कोई और वैल्यू बोलें, सर 40 30 x1 आवाज नहीं आ रही आपकी। सर x1 40 हम्म, और x2 70। 40 70 पे क्या होगा, x2 70 है तो इधर आ जाएंगे, 60 से बड़ा है ना, यस सर। और x1 क्या है 40 x1 50 से लेस है, यस इधर सर, आ जाएंगे, ग्रीन मार्क हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा समटाइम्स क्या होता है कि हम ये भी कर सकते हैं कि यार ऐसा करो कि बस ट्री यहाँ तक रखो, इससे आगे ट्री बनाओ ही ना, क्या करो ये वाला सारा पोर्शन जो है इसकी जगह पे या तो ग्रीन आ जाए यहाँ पे या फिर रेड आ जाए, कोई एक आ जाए। इसकी इसकी इंट्यूशन ये है, जिस तरह हमने वो देखा था ना कि ओवर फिटिंग हो जाती है, हम बहुत ज्यादा शुरू हो जाते हैं उसको फाइन ट्यून करना कि ये चीज भी कवर हो जाए, ये चीज भी कवर हो जाए। फॉर एग्जांपल हम अभी ये हमारी जो करंट डायग्राम है ये तो बड़ी सिंप्लीफाइड डायग्राम है ना, लेकिन अगर रेड और ग्रीन के काफी सारा और रेड के अंदर ग्रीन घुसा हो, इधर भी एक रेड हो, एक दो रेड इधर हो, एक दो तीन ग्रीन इधर हो, हम उनको भी कवर करने के लिए लाइनें ड्रॉ करना शुरू कर दें। ये पॉइंट समझ आ रहा है? यस सर। इस बात का मतलब क्या है कि मैं ये ग्रीन लेता हूँ, यहाँ पे मैं ग्रीन ड्रॉ करना शुरू कर देता हूँ, ये ग्रीन हो गया जी, ये भी ग्रीन हो गया, यहाँ पे भी एक तो ग्रीन डाल देता हूँ, तो रेड के अंदर ग्रीन और ग्रीन के अंदर रेड आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे भी लाइनें ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से स्प्लिट होगा और ये ऐसे ऐसे स्प्लिट होगा, तो ये स्प्लिट करना तो बेवकूफी होगी ना, यस सर। इतने डिटेल स्प्लिट करना, फैक्ट जा रही है। होगा लेकिन डिफिकल्टी बहुत ज्यादा होगी। और इस चीज को टेक्निकली हम कहते हैं ये ओवर फिटिंग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं ओवर फिटिंग, ओवर नहीं हो जाता बंदा, यस सर। यस ओवर नहीं होना, उस सूरत में हम क्या कर देते हैं, हम फिर वी स्टॉप समवेयर, वी टेंड टू स्टॉप समवेयर कि अच्छा ठीक है यहाँ पे हम आके इसको अब रोक रहे हैं, इससे आगे अगर कोई कंफ्यूजन है भी तो वी स्टिल लिव विद दैट कंफ्यूजन। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऑल्दो यहाँ पे कंफ्यूजन तो कोई नहीं है, लेकिन मैं वैसे आपको समझाने के लिए इस गिवन सिनारियो में ये बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे रोक देते हैं तो ये x2 लेस देन 60, x2 लेस देन 60 नीचे वाला हिस्सा आ गया, और नीचे वाले हिस्से में हमने क्या कहा कि हमने अब मजीद स्प्लिट्स नहीं करने, इसका मतलब है ये वाला स्प्लिट भी नहीं करना, स्प्लिट 3 भी नहीं करना, स्प्लिट 4 भी नहीं करना। हम इस पोर्शन में आए ना, नीचे वाले में, नीचे वाले पोर्शन में आ रहे हैं ना,
Yes, अगर मैं sir. इस जगह पे आता हूँ तो x2 इज लेस देन 60, Hmm. ठीक है। तो इस जगह पे अगर आके मैं कह देता हूँ कि यार मैंने इससे ज्यादा स्प्लिट करना ही नहीं, तो फिर मैं इस सारे को देखूंगा, क्या करूंगा, नीचे वाले सारे को देखूंगा। इस सारे को देख के मुझे क्या फैसला करना चाहिए? सर को रेड मार्क करना चाहिए। रेड मार्क कर देना, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा इस सूरत में, इस जगह पे मैं ये ब्लू x1 लेस देन 70 की बजाय क्या करूंगा, रेड मार्क कर दूंगा। ये बात समझ आई? इसके नीचे वाला सारा ट्री मैंने गायब कर दिया ना, तो ट्री गायब करने का मतलब है आई हैव टू मेक अ डिसीजन ओवर हियर। वो डिसीजन इस डाटा के मुताबिक रेड का होना चाहिए, कि ग्रीन का तो नहीं ना होना चाहिए, ग्रीन तो इतने से हैं। इसका मतलब है कि मैं ग्रीन की कॉम्प्रोमाइज फिर कर रहा हूँ टू एन एक्सटेंट। ग्रीन की एक्यूरेसी बड़ी थोड़ी आएगी, तो इसकी रेड की ग्रीन की एक्यूरेसी एक्यूरेसी बहुत थोड़ी आएगी। तो यहाँ पे जो और यही चीज है कि हम ये डिसीजन ट्री फैसला भी इसी तरह से करते हैं। डिसीजन ट्री ये देखता है कि इस वक्त जिस रीजन में मैं हूँ उधर ज्यादा कौन सी पॉपुलेशन है। जो पॉपुलेशन ज्यादा है, जाहिर बात है कि उसके वहां पे होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो फिर वो इस सूरत में रेड को एज अ डिसीजन लेगा। ठीक हो गया? तो फिर सर स्लो भी तो हो जाता है ना हमारा मतलब एल्गोरिथम, अगर हम ज्यादा ओवरफिटिंग करने शुरू करें। एज सच ये स्लो नहीं होता, डिपेंड करता है कि ट्री की कितनी ब्रांचेस हम निकाल रहे हैं। अगर हमारा ट्री जो है, क्योंकि इससे एक दफा टॉप टू डाउन चलना है, ये इधर ऐसा नहीं हो सकता कि ये इधर भी जाए और इधर भी जाए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है ना ये। यस x2 की वैल्यू इसने देखनी है तो उसने या तो इधर लेके जाना है या इधर लेके जाना है, ठीक है। यस और फिर इसी तरह वो जिग जैग करता हुआ हर लेवल पे एक एंट्री उसने डालनी है। तो अगर इसके से 100 लेवल्स भी हैं ट्री के, तो 100 इटरेशंस के अंदर ये इट विल गेट द जॉब डन। और 100 लेवल्स बहुत ज्यादा लेवल ना। यस तो इसको बनाने में वक्त लग जाता है, लेकिन चलाने में वक्त नहीं लगता। जब बन जाता है तो फिर उसके बाद चलाने में वक्त खास नहीं लगता, अनलेस के बड़े ही ज्यादा लेवल्स बन जाएं, जो कि आम सिचुएशन में बनने के चांसेस कम ही है। लेकिन इसको कैलकुलेट करने में बहरहाल वक्त लगता है, क्योंकि हर जगह पे जाके आपने फर्दर डिफाइन करना है कि आगे क्या करना है, फिर उससे आगे क्या करना है, फिर उससे आगे क्या करना है। ठीक हो गया? ये इसका कोड है। इसके कोड के अंदर ये एंट्रोपी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम जो डिसीजन ट्री का, इसी तरह इसके लर्न ट्री डॉट ट्री से डिसीजन ट्री, पहले हमने क्या किया था, रिग्रेसर लिया था। अब हमने क्या किया, डिसीजन ट्री क्लासिफायर। जिस तरह SVR लिया था पहले, और बाद में क्लासिफिकेशन के लिए क्या लिया, SVC। इसी तरह यहाँ पे डिसीजन ट्री रिग्रेसर की बजाय डिसीजन ट्री क्लासिफायर लिया। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाया, इसके ऑब्जेक्ट में क्राइटेरिया एंट्रोपी हमने यूज किया। एंट्रोपी क्या होती है ये अभी हम थोड़ी देर में जाके पढ़ते हैं। इसी नोयत की चीज होती है जो कि हमें बताती है। एंट्रोपी एक्चुअली रैंडमनेस ऑफ डाटा होती है। मिसाल के तौर पे अगर दो क्लासेस हैं और दोनों के इंस्टेंसेस बराबर हैं, तो वो फुल्ली रैंडम डाटा कहलाएगा। अगर मेरे पास 10 रेड हैं और 10 ग्रीन है, तो वो फुल्ली रैंडम डाटा है। जैसा कि इस सिचुएशन में अगर आप देखें, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये इस वक्त पूरे का पूरा रैंडम नजर आ रहा है, ठीक है। इसकी एंट्रोपी जो है वो 1 होगी। ये दिल करे तो ग्रीन है और दिल करे तो रेड है। लेकिन जब ये दोनों स्प्लिट्स हो गए हैं, स्प्लिट 2 करने के बाद क्या होगा, इसकी इसको देखेंगे तो ये सारे का सारा क्या है, ग्रीन। Green. इसको देखेंगे तो ये सारे का सारा रेड है। यहाँ पे इसकी एंट्रोपी 0 हो चुकी है, क्योंकि ये सारे के सारे ग्रीन है। अब इसमें रैंडमनेस खत्म हो गई है, ये सर्टेनिटी की तरफ चला गया है। इसके अंदर भी रैंडमनेस खत्म हो गई है और ये सर्टेनिटी की तरफ चला गया है कि इसके अंदर जो कुछ भी आएगा वो रेड ही होगा, इसके अंदर जो कुछ भी आएगा वो ग्रीन ही होगा।
एंट्रोपी के सेंस समझ आई है कि क्या है, इंट्यूशन क्या है एंट्रोपी की? एंट्रोपी किस चीज का नाम है? रैंडमनेस। randomness. ठीक है, वो रैंडमनेस जो है वो ये है कि देखो अगर मैं इस पूरे में इस पूरे में जो ऊपर है स्प्लिट 1 से ऊपर ऊपर जो कुछ है तकरीबन बराबर बराबर नजर आ रहे हैं ना। अगर मैं स्प्लिट 2 खत्म कर दूं तो क्या चांसेस हैं कि कोई चीज रेड हो या ग्रीन हो? So 100% चांसेस है। नहीं नहीं, रेड होने के चांसेस कितने हैं? या वो तो पूरे सिस्टम में 50-50 100%। 50-50 50-50 रेड होने के भी 50 हैं और ग्रीन होने के भी 50 हैं। जब जैसे इस एक कदर बार बराबर बराबर होना चीजें तो ये चीज होती है एंट्रोपी फुल्ली रैंडम है। इस वक्त रैंडमनेस इसकी पीक पे है। जब वो रैंडमनेस किसी बायस की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है तो एंट्रोपी कम होनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो स्प्लिट से नीचे अगर मैं बात करूं, ये इस स्प्लिट 4 को खत्म करते हैं, सिर्फ स्प्लिट 4 को भी और 3 को भी खत्म करते हैं, सिर्फ स्प्लिट 1 के नीचे नीचे वाला हिस्सा देखें, यहाँ पे रैंडमनेस कितनी है? इतनी ही है जितनी ऊपर थी या उससे कम है? नो सर, बहुत कम है यहाँ पे। काफी कम है ना। तो 80-20 इस पोर्शन के हिसाब से जब हम देखेंगे तो इसकी एंट्रोपी बड़ी लो होगी, इसकी एंट्रोपी बड़ी हाई होगी। ये बात विजुअलाइजेशन से समझ आई? यस इसका मतलब ये है कि इसमें से मैं कोई रैंडमली कोई चीज पिक करूं तो उसके रेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और ग्रीन होने के चांसेस बहुत कम है। इसका मतलब है कि इसकी रैंडमनेस की वो डिग्री नहीं है, ये बायस्ड है किसी एक साइड पे, ये किसी साइड पे बायस्ड नहीं है। तो फिर किसी एंट्रोपी की बुनियाद पे फिर हम इंटर्न इंफॉर्मेशन गेन निकालते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन गेन जो होता है वो फिर जितनी हाई एंट्रोपी हो उतना ही लो इंफॉर्मेशन गेन आता है। इंफॉर्मेशन गेन जो है वो उतना ही लो निकलता है हमारा जितनी हाई एंट्रोपी हो, क्यों? और एंट्रोपी रैंडमनेस को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। तो इसका मतलब है कि जिसका सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन आएगा उसकी बुनियाद पे फिर हम स्प्लिटिंग करेंगे। आगे चल के ये बात आपको और वाज़ेह हो जाएगी। अभी एंट्रोपी समझाना मकसूद था इस स्लाइड से, वो समझ आ गई सबको रैंडमनेस का फिनोमेना? यस गुड। तो ये इसलिए हम यहाँ पे क्राइटेरिया एंट्रोपी रखते हैं, रैंडम स्टेट 0 रख देते हैं और फिर ये हमने वही क्लासिफायर को फिट किया, प्रिडिक्ट किया। बाकी सिर्फ ये अगेन ये 2 लाइनें ऊपर वाली चेंज हो रही हैं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। और उसके बाद अगेन इसको हमने एग्जीक्यूट किया, तो एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है कंफ्यूजन मैट्रिक्स का, ये जो हमने चलाया तो वो 6 और 3 आ रहा है। एसवीएम में याद है कितना आ रहा था? 7 ये इतना ही था सर, 6-3 था। एसवीएम में मेरा ख्याल है कम था, इसी लेक्चर में है 4 और 3 था, इसमें 7 था और इसमें 9 गलत आ रहे हैं, इसमें 9 गलत आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एसवीएम डिसीजन ट्री की निस्बत बेहतर था। ठीक बात हो गई? यस अच्छा ये देखो ये डिसीजन ट्री की बाउंड्री कैसी बन रही है। अब वो जो बाउंड्रीज आपको नजर आ रही थी कि x1 की ये वैल्यू करो, x2 की ये वैल्यू करो, उस पे इस तरह करो, इस तरह करो, तो ये वो ट्रीज बनते नजर आ रहे हैं। पहला स्प्लिट, दूसरा स्प्लिट, तीसरा स्प्लिट, चौथा स्प्लिट लगाने के बाद क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं, देख रहे हैं आप? यस कहता है कि जी इस वैल्यू से नीचे और इस वैल्यू से नीचे जो सारा कुछ है यहाँ तक तो आप समझ लेना एक स्प्लिट लग गया ये पूरा, है ना। और यस फिर उसके बाद ये चीज एक आइलैंड बना रही है, ये एक आइलैंड बना रही है। तो ये जितना ज्यादा हम इसको वो ग्रीन को और रेड को, अब ये देखो ये इस रेड को ग्रीन अल्ट्रा ग्रीन रीजन में, वो मैं गया ना उधर यूरोप में फुटबॉल देखने, मिलान में मैं फुटबॉल, आप लोग देखते हैं फुटबॉल हैं? नो सर। यस सर। कोई कोई देखते ही होंगे, कई लोग बड़े फॉलोअर्स होते हैं ये चैंपियंस लीग वगैरह के सारे। यस तो जनाब उधर वो एसी मिलान का मैच था, तो जो मिलान का स्टेडियम है ना, सान सीरो नाम है उसका। सान सीरो बहुत बड़ा स्टेडियम है, 80,000 की कैपेसिटी है उसकी। सान सीरो हम पहुंच गए,
तो मेरे साथ दोस्त थे अरबी, वो काफी शौकीन होते हैं फुटबॉल के, हम लोग तो इतने नहीं होते। खैर हम खैर पहुंच गए, मैं तो न्यूट्रल था, मुझे क्या फर्क पड़े एसी मिलान जीतता है कि वो उसका मैच था से यूवेंटस के साथ। तो गोल हो गया, गोल हो गया तो मैंने बड़े नारे लगाए, गोल। मैंने देखा मैं अकेला ही नारा लगा रहा हूँ, बाकी सारे आराम से बैठे हैं, बड़े सुरदा सुरदा। तो उधर ना हार्ड कोर फैंस का एक एनक्लेव भी होता है, वो मुझे ले गए हार्ड कोर एनक्लेव में, जो कि फुल एसी मिलान के सपोर्टर्स थे। तो मैंने शुक्र किया कि मैंने ज्यादा शोर नहीं बजाया, वरना मुझे कुटी ना पड़ जाती। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला, इस लाइन को अगर मैं नीचे ले आऊं तो इससे लेफ्ट पे ये सारा हार्ड कोर रीजन है किसका, रेड्स का। समझ आ रही है? यस ये वाला, ये सारा हार्ड कोर रीजन है रेड का, और ये वाला सारा हार्ड कोर रीजन होना चाहिए ग्रीन का। अब ये देखो कि ये वाला जो रेड, इसके अंदर इसने आके बाउंड्री लगाने की कोशिश की है, और ये वाली जो बाउंड्री इसने लगाने की कोशिश की है, दीज आर द थिंग्स व्हिच वी कॉल ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग और यस ये ज्यादा ही सियाना बन रहा है यहाँ पे। बड़े चांसेस हैं कि इस जगह पे, ये देखो ना, इसका मतलब ये है कि एज भी अच्छी खासी है और तनख्वाह भी अच्छी खासी है ना। यस मतलब तनख्वाह की सीलिंग्स को यहाँ पे टच कर रहे हैं, ये आखिरी आखिरी तनख्वाहें हैं ये वाली, जो हमारी ट्रेनिंग सेट में आई हैं, देख रहे हैं आप। यस और एज भी कोई कम नहीं है, मिड एज से अच्छी खासी ज्यादा है, टुवर्ड्स एंड ही है, रिटायरमेंट वगैरह होने वाली बंदे की। तो इस जगह पे आके वो जो ये एक्टिविटी कर रहा है, तो ये हार्ड कोर रीजन में गोल पे शोर मचा रहा है, ये भी हार्ड कोर रीजन में गोल पे शोर मचा रहा है। इसको इन ग्रीन ने सारों ने मारना है पकड़ के, ऐसा ही नहीं होना। यस सर सेंस बना है इस बात का? तो यस दिस सर इज काइंड ऑफ, ये ओवरफिटिंग की आप अंडरस्टैंडिंग लें कि जो डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं वो किस तरह से फिर ओवरफिटिंग करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह एक, अगर वो ये हम देख रहे थे ये वाले, तो अगर ये जो ड्राइंग है ये कुछ इस तरह से होनी शुरू हो जाए, इधर से यूं जाए, यूं करके कि मैंने ये इस वाले को भी ये मैं थोड़ा सा चक्कर डाल के ना ले आऊं, और यहाँ से यूं करके जाऊं, ऐसे करके इसको भी बीच में ले आऊं, तो ये टेंड्रिल्स निकालने शुरू कर दे यूं करके कि मैं जरा 1 मिनट में आया 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 आया, और यूं करके भी ले आए। इस चीज का क्या नाम होगा? ओवरफिटिंग सर वो रास्ता तलाश करें होता था ना, खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं ना, यस लाइन टकराए ना, और ये इस तरह करके ये बना दे कि हाँ, मैंने तो यार ट्रेनिंग सेट पे मेरी एक्यूरेसी देखो, पागल कर देगी तुम्हें, है ना। तो यहाँ से एक और टेंड्रिल निकाले और कहे कि ये देखो, ये ऐसे 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 ऐसे, यूं करके यूं 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 यूं। चलो इसको तो उसमें कर लेंगे, ये इसके पीछे से गुजर के आ जाए कि मैं बहुत तेज हूँ, ठीक है। यस सर तो ये हो उनाद के कि यार मैं तो बस मैंने ये मैं इसको नहीं मानता, ये होना चाहिए असल में। तो इस चीज का क्या नाम है? ओवरफिटिंग Overfitting. तो हम कहते हैं शाना बन रहा है ज्यादा। मशीन लर्निंग सर एल्गोरिथम्स को जरूरत से ज्यादा शाना बनने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसलिए हम 100% एक्यूरेसी समटाइम्स अचीव भी नहीं कर पाते ना, क्योंकि एक्सेप्शनल बिहेवियर्स को अगर आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टारगेट करना शुरू कर दे, तो फिर क्या होगा? उसकी एक्यूरेसी गिरनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक्सेप्शनल बिहेवियर को जब वो एक तरफ वो करना शुरू करेगा, तो वो फिर उसको से एग्जांपल, अगर वो इस चीज को कहता है कि यार यहाँ पे फैसला ये करता है, या इस जगह पे ये फैसला करता है कि यार इसको एसयूवी नहीं खरीदनी चाहिए, ठीक है, तो फिर इन सारों के बारे में भी वो ज्यादातर यही फैसला करने की चाहिए, या इसके नजदीक नजदीक एक दो जो है इनके बारे में फैसला कर देगा टेस्टिंग टाइम पे, इनको भी नहीं खरीदनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई आके इमेज प्लॉट होता है, इस जगह पे डाटा पॉइंट आता है, तो ये इसके बहुत करीब है, तो वो कहेगा यार इसने नहीं खरीदी तो फिर ये भी नहीं खरीदेगा, हालांकि ये इनके काफी चांसेस हैं कि ये लोग खरीदें इसके इसके
जो इसके काफी नजदीक होंगे, इनके चांसेस खरीदने के ज्यादा हैं बनिस्बत के ना खरीदने। समझ आ रही? Yes. दिस इज व्हाट वी कॉल ओवरफिटिंग। Overfitting. विजुअलाइजेशन से सारी बातें समझ आई? Yes, sir. ये जो डिसीजन ट्री है, ये जितना ज्यादा आगे जा जाके ये एक्टिविटी करेगा, अगर हम इन दोनों को खत्म कर दें, अब आप ये देखें कि हमने ये कोई वही लगाई होगी ना, स्प्लिट ही लगाया होगा, ये स्प्लिट भी खत्म कर दें, ये स्प्लिट भी खत्म कर दें, तो ये सारा रीजन क्या बन जाएगा? ग्रीन। Green. और ये दोनों भी ग्रीन रीजन में आ जाएंगे, है ना? Yes. ये इसकी टेस्ट सेट पे वैल्यूएशन है। तो टेस्ट सेट में आप ये देख लें, ये जो इसने अंदर आके बड़ी वो बाउंड्री लगाने की कोशिश की थी, वही नहीं हो गया। Yes. हार्ड कोर एरिया में आके ये कह रहा था कि नहीं जी, मैं तो इधर मैंने एक ग्रीन देख लिया, अब मैं जो मर्जी हो जाए, मैंने इसको ग्रीन ही मानना है। ये दो रेड ही आगे एंड पे जाके प्लॉट हुए ना, जब अनसीन डाटा आया तो वो रेड वाला ही आया, और चांसेस भी उसी के थे। तो यहाँ पे देख लो, ये इसने बाउंड्री लगाई थी, मैंने वो जाके उस रेड को हार्ड कोर रीजन में जाके मैंने रेड को देख लिया एक को, अब मैंने इस रीजन को रेड मार्क करना ही करना है। ठीक कह रहा था ना, ये इधर इसकी वजह से ही आया था ना, इस रेड की वजह से आया था ना यहाँ पे। Yes, sir. अब इस रेड की वजह से आप देख लो, जो टेस्ट सेट में डाटा आया वो एक्चुअली ग्रीन ही था, वो एक्सेप्शनल बिहेवियर था। नेवर एवर गो फॉर एक्सेप्शनल बिहेवियर इन मशीन लर्निंग। वो तो आपको फिर गलत साइड पे ले जाएगा। मोस्ट लाइकली ट्रेनिंग सेट में अगर वो आ रहा है, तो मोस्ट लाइकली टेस्टिंग सेट में जब जाओगे तो वो अपनी नॉर्मल सिचुएशन वाली आउटकम लेके आएगा। हाँ, अगर वो बहुत ज्यादा है इंस्टेंसेस वहां पे, तो फिर एक अलग बात है। उसका मतलब ये है कि इस जगह पे जाके फिर एक दफा, जिस तरह लोग जब बुजुर्ग नहीं हो जाते, हम यहाँ पे जाके हो सकते हैं मार्क करें ना इस जगह पे, तो सब अल्लाह अल्लाह वाले बन जाते हैं ना। दुनिया माफी यहाँ से उनका दिल उठ जाता है, ऐसा भी बड़ा होता है, ऐसी हुई भी नहीं होती, है ना। तो इस जगह पे जाके हो सकता है एक दफा फिर वो रेड रेड डॉट्स आने शुरू हो जाए। ये यहाँ पे सारे बुजुर्ग दादा अबू जो हैं, वो कोई एसयूवी नहीं खरीदेंगे, वो खरीदेंगे भी तो पोते को दे देंगे। ठीक है, कोई सवाल अभी तक रैंडम फॉरेस्ट से? ओके हो गया, आगे चलें। Yes, sir. Continue. रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर पे अब हम आ जाते हैं। डिसीजन ट्री हमारा खत्म हो गया। हमने यही पढ़ा था ना, रैंडम फॉरेस्ट जो है एनसेम्बलर है। ये क्या करता है, बहुत सारे ट्रीज को इकट्ठा करता है और उनकी कलेक्टिव विजडम से फैसला करता है। तो यहाँ ये इसका प्रोसेस है। ये प्रोसेस जो है, फर्स्ट 3 स्टेप जो है वो तकरीबन सेम है जो हमने रिग्रेशन में पढ़े थे, और 4th स्टेप में माइनर सा डिफरेंस है, जो कि इसको डिसीजन मेकिंग में क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और रिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिफरेंस होना चाहिए, वही यहाँ पे ये अप्लाई करता है। ये क्या करता है कि ये डाटा पॉइंट्स को पिक कर लेता है ट्रेनिंग के लिए। तो अब रैंडम फॉरेस्ट और डिसीजन ट्री में फर्क क्या है? रैंडम फॉरेस्ट तमाम डाटा पॉइंट्स ट्रेनिंग सेट के जो हैं उनसे मिला के एक ही ट्री बनाता है। डिसीजन ट्री जो है, डिसीजन ट्री क्या करता है, तमाम के तमाम डाटा पॉइंट्स को उठा के एक ही ट्री बनाता है। रैंडम फॉरेस्ट ये करता है कि डाटा पॉइंट्स के अंदर से के डाटा पॉइंट्स का एक सबसेट ले लेता है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मैं कोई से भी 50% डाटा सेट्स ये जो है पॉइंट्स उठा लेता हूँ, फिर कोई और 50%, फिर कोई और 50%, फिर कोई और 50%। इस तरह करते करते वो कहता है कि मैं 100 दफा कोई से भी 50% रैंडमली उठाऊंगा और हर एक के लिए अलग ट्री बनाऊंगा। वो सारे ट्रीज का जो कलेक्टिव डिसीजन होगा वो मेरा डिसीजन होगा। तो वो यहाँ पे के रैंडम डाटा पॉइंट्स उठाता है, हर एक के हिसाब से ट्री बनाता है, और ये जो नंबर ऑफ ट्रीज हैं ये पहले इसने सोचे होते हैं कि कितने बनाने हैं, फिर उतनी दफा ये सारी एक्टिविटी करता है। जब बन जाता है तो फिर ये क्या करता है कि हर नए डाटा पॉइंट जो हम देख रहे हैं, उस डाटा पॉइंट को उन सारे ट्रीज से गुजारता है। क्या करता है, फॉर एग्जांपल अगर हमने 100 ट्रीज बनाए तो 100 के 100 ट्रीज से गुजारेगा।
गुजारने के बाद से 71 ट्रीज कह रहे हैं रेड, 29 ट्रीज कह रहे हैं ग्रीन, तो क्या फैसला होना चाहिए? 70 वाला 70 वाला होना चाहिए। वो रेड कह रहे हैं तो रेड ही फैसला होना चाहिए। बात वादे हो गई? यहाँ पे मुझे आप में से कौन बताएगा कि रिग्रेशन में क्या होता है? रिग्रेशन में भी सर यही होता है कि सारे ट्रीज में चेक करता है जो नियरेस्ट वैल्यू होती है ना उसके दूसरी ट्री के हिसाब से। वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करता है? एक वो ट्री average के लेता है। हिसाब से वो एवरेज लेता है, ठीक है। एवरेज वो क्या करता है, वो रैंडम फॉर, जब वो ये रीजन डिफाइन कर रहा होता है ना, तो रिग्रेशन में हमने कोई वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी होती है, तो वो ये जो उसने पूरा ये रेड वाला रीजन बनाया है, इन सारों की एवरेज लेगा और वो उसका आंसर होगा, ठीक है। यस तो इसी तरह से जब वो यहाँ पे अगर हम रिग्रेशन करें तो अगेन वो के डाटा पॉइंट्स लेगा, उसके उतने जितने डिसीजन ट्री सोचे उतने बनाएगा, और उन सारों के हर एक के हिसाब से एवरेज कैलकुलेट करके रखता जाएगा। 100 वैल्यूज आ जाएंगी, उन 100 वैल्यूज की इंटर्न एवरेज लेगा, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस केस में क्योंकि क्लासीफाई करना है, या रेड मार्क करना है या ग्रीन मार्क करना है या जिस तरह भी है, यस और नो मार्क करना है, मेल फीमेल मार्क करना है, जो भी करना है, उस हिसाब से जो हमारी क्लासेस होंगी वो हर एक ट्री जो है वो किसी एक साइड पे लग जाएगा, या कहेगा रेड है या कहेगा ग्रीन है, तो जो ज्यादा होंगे वो हम आंसर में दे देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज्यादा वाली बात है कि हमने काउंट करना है और जो फाइनल आंसर आ रहा है, जो फाइनल आंसर आ रहा है वो हमारे पास बनेगा। समझ में आ गई ये बात? यस ये इसका कोड है। सैंपल के अंदर से हमने रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर अब ले लिया। रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर के एस्टिमेटर्स हमने कितने लिए? इस 10 का क्या मतलब है? सर K10 ट्रीज बनाने हैं हमको। के 10 नहीं है, इसका मतलब ट्री 10 है। यस सर K की वैल्यू है नहीं, ये के नहीं है, सर ये के K डाटा पॉइंट्स होते हैं। ओके ये थर्ड नंबर वाला है, चूज द नंबर ऑफ n ट्रीज ऑफ ट्री योर है ट्री, ये N है सर। ठीक है। ये वाला है कि कितने ट्री बनाने हैं, इनमें से जिस तरह हमने अभी 100 कहा था ना, 100 बनाने हैं, ये उस तरह की चीज है, ठीक है। ये कितने उठा रहा है, वो के की वैल्यू ये खुद ही कोई सेट कर रहा है, हमने इसे कोई वैल्यू नहीं दी कि तुम के इतना सेट करो, ठीक हो गया। ये इस 10 को करेंगे तो इसके हिसाब से वैल्यू आ जाएगी। आपको याद हो अगर, तो हमने रिग्रेसर में जब के की वैल्यू जो थी, ये जो नंबर ऑफ ट्रीज जो है, सॉरी, इनकी वैल्यूज जो थी वो 1 की थी, तो वो डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट सेम हो जाएंगे। एन ट्रीज, एन एस्टिमेटर 1 कर देंगे तो वो एक ही ट्री बनाएगा, वही वो सारे का सारा ही होगा। जब हमने इसकी वैल्यू 10 कर दी तो 10 ट्रीज बनेंगे। जब हम इसकी वैल्यू 100 कर देंगे तो 100। आपने देखा था कि जब हमने इसकी रिग्रेशन के वक्त जब हमने 100 कर दिए थे ट्रीज, तो उस वक्त इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू काफी अच्छी आ गई। ये इसकी 5 और 3 आ रही है, ठीक है। ये जो अभी हमने डिसीजन ट्री देखा था उसमें 6 और 3 आ रही, तो 10 एस्टिमेटर्स के साथ ये 5 और 3 हो गई है, थोड़ी सी बेहतरी आई गई है, 1% बेहतरी आ गई है। तो ये इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस नोयत का बन रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इसने कोई थोड़ी सी तमीज का मुजाहरा किया है ना। वहाँ पे ये ज्यादा ओवर हुआ है, ये यहाँ पे ये इस रीजन में थोड़ा सा ओवर हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ट्रीज ने इन चीजों को कैप्चर करने की कोशिश की है, ठीक है। और इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह यही है कि ये ट्रेनिंग सेट के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ ये रेड वाले इंस्टेंसेस जो है वो उनका एक पैटर्न सा बन रहा है। अगर ट्रेनिंग सेट हमारा जरा ज्यादा होता और यहाँ ग्रीन और कुछ इंस्टेंसेस होते तो फिर ये वाली चीज शायद ना बनती, ठीक है। इस वक्त अगर आप देखो तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर वाकई में ऐसा बन रहा है जिसमें के रेड इंस्टेंसेस हमें नजर आ रहे हैं, सिर्फ एक ये ग्रीन वाला नजर आ रहा है। क्लियर हो गया ये सारी बात? रैंडम फॉरेस्ट और डिसीजन ट्री की बात समझ आ गई सबको? यस
अच्छा, अब ये है कि जो एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन की मैं बात कर रहा था, उसकी एक बड़ी कन्वेंशनल एग्जांपल है। उस एग्जांपल की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ID3 एल्गोरिथम है एक, जो कि डिसीजन ट्रीज इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली रैंडम फॉरेस्ट इन इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, रैंडम फॉरेस्ट एक एनसेंबलिंग ऑफ डिसीजन ट्रीज है। लिहाजा अगर डिसीजन ट्री समझ आ जाता है तो उसका मतलब है कि वो बहुत सारे डिसीजन ट्री लगा दें तो रैंडम फॉरेस्ट खुद ब खुद बन जाता है। तो दोनों की थ्योरी जो है वो एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन के ऊपर ही बेस करती है। तो ID3 एल्गोरिथम इज देयर। हमारे पास जो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में वो कहता है कि ये कई सारे दिन है, आउटलुक सनी, ओवरकास्ट या रेन, इसी तरह टेम्परेचर हॉट, कूल और माइल्ड, ह्यूमिडिटी हाई, नॉर्मल और बस हाई और नॉर्मल है, विंड वीक, स्ट्रॉन्ग, ये दो ही इसकी प्रोपोजिशन है। और ये हमारा डिसीजन है। जो लास्ट कॉलम है कि टेनिस खेलना है या नहीं खेलना, ये हमारा डिसीजन है। इस सारी चीज को हमने डिसीजन ट्री के थ्रू अगर सॉल्व करना है तो उसका तरीका क्या होगा कि वो इन चारों एट्रीब्यूट्स को देखे। पांचवा तो ये क्लासिफिकेशन है ना, कि यस और नो करना है, फैसला करना है। इन चारों की बुनियाद पर फैसला करना है। तो इन चारों में से वो ये देखता है कि कौन सा एट्रीब्यूट ऐसा है जिसकी बुनियाद पे सबसे ज्यादा वाज़ेह फैसला हो सकता है। तो एक आउटलुक है, एक टेम्परेचर है, एक ह्यूमिडिटी है और एक विंड है। तो इनके अंदर जो वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल हम एक मिसाल ले लेते हैं, तो इस डाटा में शायद होगी नहीं। हम ये कह देते हैं कि जब भी बहुत तेज हवा चल रही हो, हम टेनिस की बजाय बैडमिंटन पे आ जाते हैं। जब भी बहुत तेज हवा चल रही हो तो हमने बैडमिंटन नहीं खेलनी। तो जब भी हवा स्ट्रांग होगी तो नो 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 ही आएगा। अब ये देखो, ये स्ट्रांग की जगह यस आ रहा है ना, बस ये भी स्ट्रांग की जगह यस आ रहा है। बैडमिंटन में हमेशा नो ही आएगा। अगर आउटडोर खेल रहे हैं तो स्ट्रांग विंड नो, 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 स्ट्रांग विंड नो। तो इसका मतलब है कि स्ट्रांग विंड के केस में हमारी एंट्रोपी क्या हो गई है? जीरो। स्ट्रांग विंड के केस में एंट्रोपी क्या हो जाएगी? जीरो। के जब भी विंड स्ट्रांग होगी, यस और नो में से हम सारे इंस्टेंसेस हमें नो नजर आ रहे हैं। ये बात समझ आ रही है? सर एक यस भी तो है D7 नहीं, पे। इस केस में तो यस है। मैं वैसे बैडमिंटन के लिए मैं कह रहा हूँ कि इस डाटा को हम अपडेट कर देते हैं ना, इस डाटा ठीक को है अपडेट सर। कर देते हैं। हम प्ले टेनिस की बजाय प्ले बैडमिंटन कर बैडमिंटन। देते हैं, और ये सारे यसेस जो हैं स्ट्रांग के केस में उनको नो में कन्वर्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे इस यस को, इस यस को, दोनों को नो में कन्वर्ट कर दें। यस सर, समझ गया। मतलब स्ट्रांग विंड में आप बैडमिंटन नहीं ना खेल सकते आप, नहीं ये सर। तो एक तयशुदा बात। तो उस सूरत में आप इसको नो कर देंगे। तो जब एक खास वैल्यू के लिए सारी की सारी बात ही वाजे होगी कि इस सूरत में तो पक्का नो है। ठीक है। इसी तरह अगर बारिश हो रही हो तो आप कहें कि जी बारिश के केस में भी हमने नहीं खेल, वो भी हमें पता लग जाएगा कि यार नहीं, बारिश के केस में बैडमिंटन नहीं खेली जा सकती। तो इस तरह से हमें जब एक खास एक ऐसी इंस्टेंस हमें नजर आता है इस पूरी पॉसिबिलिटीज ऑफ वैल्यूज में कि जी इसकी सनी, हॉट, हाई, वीक, व्हाटएवर, उसका मतलब क्या है? अगर विंड स्ट्रांग है तो बाकी सारा कुछ जो मर्जी भी है तो मैं नहीं खेल रहा। बड़ा अच्छा आउटलुक है, बड़ा अच्छा टेम्परेचर भी बड़ा माइल्ड है, ह्यूमिडिटी भी नॉर्मल है, लेकिन स्टिल मैं कह रहा हूँ कि यार हवा इतनी तेज है, मैं बैडमिंटन नहीं खेल। ये वाली बात है कि हम इस तरह के एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो what we do is we try to find the attribute with maximum information gain. So we calculate the information gain for each attribute, और जो भी जिसका भी मैक्सिमम होता है उसकी बेस पे फिर हम इसकी डिवीजन कर देते हैं। अब इंफॉर्मेशन गेन इन टर्न निकलता किससे? एंट्रोपी से। एंट्रोपी ईच एट्रीब्यूट की हम निकालते हैं। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर। तो जब भी उसमें ये होगा कि हर तरह के इंस्टेंसेस बीच में घूम रहे होंगे तो उतनी रैंडमनेस उसमें ज्यादा होगी। ठीक हो गया? यस सर। तो ये हमने फिगर आउट करना। अब होता क्या है कि हम फिर इन सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको बारी बारी हम देखते हैं। हम
ये कितने एट्रीब्यूट्स हैं टोटल? आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड। हम इन चारों के कोरिस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन गेन निकालने की कोशिश करेंगे और उसके लिए इन टर्न हमें एंट्रोपी निकालनी पड़ेगी। हम वैल्यूज ऑफ आउटलुक की तरफ जा रहे हैं, तो आउटलुक में क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं? सनी, ओवरकास्ट और रेन। पहले हम क्या करेंगे, जो पूरा आउटलुक है उसकी एंट्रोपी निकालेंगे, पूरे के पूरे आउटलुक की। तो ये कितने इंस्टेंसेस, टोटल कितने इंस्टेंसेस हैं? डे 1 से लेके डे 14 तक। तो ये 14 इंस्टेंसेस हैं। इसमें से अगर हम यस और नो को देखें तो 5 नो है और 9 यस है। तो 9 पॉजिटिव्स हैं या यस हैं और 5 नेगेटिव्स या नो है। इतनी बात समझ आ गई? हम सिर्फ अभी इस एट्रीब्यूट को देख रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, इसका ओवरऑल एस्टिमेट करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि इसको सारे को अगर हम देखें तो क्या सूरत हाल है। तो इस सारे को सूरत हाल में 9 टाइम्स जो है वो यस है और 5 टाइम्स नो है। वो एक्चुअली हर एट्रीब्यूट के लिए यही चीज ही है ना। लेकिन उससे आगे ये फर्क डालता है। उससे आगे आगे ये क्या करता है, 9 माइनस, इसका फॉर्मूला क्या है? माइनस पॉजिटिव बाय टोटल लॉग पॉजिटिव बाय टोटल माइनस माइनस नेगेटिव बाय या माइनस नेगेटिव बाय टोटल इनटू लॉग नेगेटिव बाय टोटल। इसका मतलब है कि टोटल 14 है, पॉजिटिव कितने? 9, 9 बाय 14, 9 बाय 14 लॉग 9 बाय 14। फिर नेगेटिव कितने? 5, 5 बाय 14 लॉग 5 बाय 14। और ये दोनों क्या होने? माइनस। तो माइनस 9 बाय 14 लॉग 9 बाय 14 माइनस 5 बाय 14 लॉग 5 बाय 14। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 0.94। तो पूरे सिस्टम की जो एंट्रोपी आई है वो 0.94 आ रही है। इसका मतलब है कि काफी रैंडमनेस इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अगर सारे यस होते तो इसकी एंट्रोपी क्या आती? 0। इसका मतलब है 5 और 9 के केस में रीजनेबल रैंडमनेस है 94। अगर वैसे ही मैं एक वाइल्ड बात कर रहा हूँ, 94% आप अगर इसे कहते हैं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो ये 0.94 का मतलब है 100 में से 94 नंबर आ गए। अब सिर्फ और सिर्फ सनी की अगर बात करें, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करें? सनी की। तो सनी के कितने इंस्टेंसेस हैं? 1 2 3 4 5। सनी के कितने इंस्टेंसेस हैं? 5।
जी बच्चों, आवाज आ रही है अब? यस सर। और डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा, नेट में प्रॉब्लम हो गया था। तो अच्छा, सनी को जब हम देख रहे हैं तो सनी के 5 इंस्टेंसेस हैं, इसमें से 2 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव। फॉर्मूला बड़ा आसान है कि पॉजिटिव बाय टोटल और नेगेटिव बाय टोटल, और बाकी बस वही लॉग के साथ आगे पीछे रखने हैं। तो माइनस पॉजिटिव बाय टोटल लॉग पॉजिटिव बाय टोटल माइनस नेगेटिव बाय टोटल लॉग नेगेटिव बाय टोटल। तो इसका भी देखो 2 और 3 का मतलब क्या, कि काफी रैंडमनेस इसमें एग्जिस्ट कर रही है। अब अगला देखो तो ओवरकास्ट है। ओवरकास्ट को देखें तो यस 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 और यस, इसका मतलब है कि बादल शादल आए हों तो टेनिस खेलने का काफी दिल कर आता है। तो ये इसमें 4 इंस्टेंसेस हैं और चारों यस हैं और कोई भी नो नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव 4 और नेगेटिव 0। अब इसकी एंट्रोपी निकालेंगे तो क्या होगा, 0 है। 4 log 4/4 माइनस 0/4 log 0/4। तो यही चीज यहाँ पे निकल रही है। अब ये 4/4 जब करेंगे तो log 2 की पावर क्या लेंगे, 1 आए 0। तो ये 0 इसको भी 0 आउट कर देगा, और अगेन जब ये वाला 0/4 है तो ये 0 आ जाएगा, तो ये 0 इसको 0 कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इंस्टेंसेस 0 बन जाएंगे, तो इसकी एंट्रोपी 0 हो जाएगी। तो 0 एंट्रोपी का मतलब क्या होता है कि कोई रैंडमनेस नहीं है उसमें, शोर शॉर्ट एक ही साइड पे हम सारी बात कर रहे हैं। तो ओवरकास्ट में हम बात भी यही कर रहे हैं, ओवरकास्ट में हम क्या कर रहे हैं, बात भी यही कर रहे हैं कि हमारा, सर स्क्रीन चली गई सर। मैं स्क्रीन ऑन कर, तो मेरे से एस्केप क्लिक हो गया था। तो ओवरकास्ट में हम यही देख रहे हैं कि चूंकि सारे इंस्टेंसेस पे यस है, तो इसका मतलब है इसमें कोई रैंडमनेस एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसकी एंट्रोपी क्या आ गई, 0। और इसी तरह रेन के केस में देखें तो रेन के केस में जब आप इसको देखेंगे तो 3 पॉजिटिव हैं और 2 नेगेटिव हैं। अगेन 3/5 और टोटल 5 बन गए ना, टोटल 14 नहीं बनाने हमने। जब रेन की बात कर रहे हैं तो रिस्ट्रिक्ट कर देने अपने आप को रेन पे। तो 3/5 और 3/5 और 2/5 और 2/5, तो ये भी 2 और 3 थे, ये 3 और 2 थे, इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए 0.971। ठीक हो गया जी। अब जो गेन है हमारी पूरे सिस्टम के और आउटलुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पूरे सिस्टम की एंट्रोपी माइनस हर एक की एंट्रोपी। तो पूरे सिस्टम की एंट्रोपी 0.94 थी। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि पूरे सिस्टम की एंट्रोपी माइनस ये 5 थे सनी वाले, तो 5/14 के साथ इसकी एंट्रोपी मल्टीप्लाई कर दो। ओवरकास्ट वाले 4 थे, तो 4/14 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो। जितनी जिसकी वेटेज है ना इंस्टेंस की, उस हिसाब से उसको उसकी एंट्रोपी को वैल्यू दे दो। और तीसरे नंबर पे 5/14 आ रही थी किसकी, रेन की, रेन के 5 इंस्टेंसेस से, तो उसकी एंट्रोपी को इससे कर। तो 0.94 तो ओवरऑल वाली आ गई, माइनस 5/14 इंटू 0.971, माइनस 4/14, ये 4 थे ना, 4/14 इंटू 0, और फिर ये 5 थे, 5/14 इंटू 0.971। ये वाली चीज हमारे पास सारी सारी ऐसे कैलकुलेट होती है। तो ओवरऑल सिस्टम के अंदर से हमने ये सारी माइनस 0.2464, ये हमारा क्या आ गया, इंफॉर्मेशन गेन बेस्ड ऑन आउटलुक। ठीक हो गया। अब ये एक एट्रीब्यूट के हिसाब से हमने इंफॉर्मेशन गेन निकाल लिया, सिर्फ एक एट्रीब्यूट के हिसाब से। कौन से एट्रीब्यूट के हिसाब से, आउटलुक। यही यही एक्टिविटी हम टेम्परेचर के साथ करेंगे, यही एक्टिविटी हम ह्यूमिडिटी के साथ करेंगे, यही एक्टिविटी हम विंड के साथ करेंगे, और तीनों के साथ ये एक्टिविटी करते हैं। अब इसमें हॉट, माइल्ड और कूल है, तो इसमें भी 3 पॉसिबिलिटीज हैं, इसमें सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज हैं, इसमें भी सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज हैं, हाई और नॉर्मल, वीक और स्ट्रॉन्ग। तो इसके अंदर यहाँ पे ये 2-2 इंस्टेंसेस बनेंगे इन दोनों में। यहाँ पे अगेन टेम्परेचर के केस में 3 ही बनेंगे। हम ये सारा कुछ करने के बाद उसका भी इंफॉर्मेशन गेन निकालें। जब सब एट्रीब्यूट्स का इंफॉर्मेशन गेन निकल आएगा, तो जिसका सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन होगा उसको हम कंसिडर करेंगे ट्री के रूट के लिए। ये जो रूट हम बनाते हैं, ये जो हम पहला इंस्टेंस बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे किस चीज ने आना है, यहाँ पे ये यहाँ पे आउटलुक ने आना है, ह्यूमिडिटी ने आना है, विंड ने आना है, किसने आना है, इस चीज का तयन होगा। ये बात समझ आई। यस। तो इस ट्री का रूट कौन बनेगा, वो सबकी
इंफॉर्मेशन गेन निकालने के बाद आएगा। तो गेन आउटलुक का आ गया। इसी तरह अब ये टेम्परेचर का पूरा गेन निकला हुआ, टेम्परेचर हॉट, माइल्ड और कूल। हॉट, माइल्ड और कूल के हिसाब से आपने देखा तो ओवरऑल 9 और 5 14 आ गया। 14 का गेन वो 0.94 ही आना था, पहले भी ऐसे ही आया था अभी भी, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज नहीं है सच आ रही। हॉट के कितने इंस्टेंसेस हैं? 4, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। अब ये देखो जब बराबर बराबर होता है तो उस वक्त एंट्रोपी फुल ब्लॉसम कर जाती है 1, क्योंकि आप रैंडमली कोई भी चीज करेंगे वो उसके उतने ही पॉजिटिव होने के चांसेस हैं, उतने ही नेगेटिव होने के चांसेस। 4 2 के केस में क्या आ रही है? 0.91, और 3 1 के केस में क्या आ रही है? थोड़ी कम हो जाएगी 0.81। ठीक हो गया। ये अब आपको पता है कि कैसे निकालनी है। ये कैसे निकली? ये टोटल 4 है, 3/4 log 3/4, 1/4 log 1/4। ये इस तरह से निकला। एनीवे ये सारा कुछ जब निकल आया तो उसके बाद हमने माइनस कैसे करना है? टोटल एंट्रोपी 0.94 माइनस ये कितने थे? 4/14 इंटू दिस, 6/14 इंटू दिस, और ये टोटल मिला के कितने हो गए? 4/14 इंटू दिस। तो ये यही वाली चीज 0.94 माइनस 4/14, 6/14 और 4/14, और ये सारा। तो इसकी क्या आई? इंफॉर्मेशन गेन 0.02। अब आप ये देखो यहाँ पे तकरीबन सारे ही रैंडमली एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं था जो कि किसी एक साइड पे लगा हो। ये भी रैंडम, ये तो फुली रैंडम, ये भी रीजनेबली रैंडम था, और ये भी रीजनेबली रैंडम था। अगर आप पिछले में आओ तो इसमें कम से कम एक ऐसा था जो कि बिल्कुल ही एक साइड पे लगा हुआ था। ये रैंडम था और ये भी रैंडम, लेकिन इसने इसको काफी फेवर की है, इस वाले ने। वो किस तरह से कि इस पूरे फैक्टर को ये जीरो आउट कर देगा, तो गेन में से ये सारा कुछ माइनस हो रहा है ना। तो जब भी कोई ऐसा सबसेट किसी का निकलेगा जिसमें कि वो किसी एक साइड पे लग जाते हैं, हम जैसा कि ओवरकास्ट के केस में हमने खेलने ही खेलने हैं, तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। फिर वो वाला फैक्टर जीरो आउट हो जाता है, तो जो टोटल में से माइनस होना होता है वो रिलेटिवली कम हो जाता है, तो बड़ी वैल्यू आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा, ह्यूमिडिटी के ऊपर फिर यही काम किया, इसकी 2 वैल्यूज थी, हाई और लो। तो अब टोटल इंस्टेंसेस 14 इन्हीं में डिवाइड होने थे, 7 हाई के थे और 7 ही लो के थे। यहाँ पे आप देखो तो ये काफी ज्यादा रैंडम है, इसका 0.98 आ रहा है। यहाँ पे ये 6 और 1 है, ये की सिर्फ नेगेटिव आया और 6 दफा पॉजिटिव आया, तो यहाँ पे देखो ये काफी नीचे गिर गया, 0.59 चला गया। ठीक हो गया। तो इसको भी पूरे को उसी तरह कैलकुलेट करेंगे, 0.94 माइनस 7 इंटू 0.98, 7 इंटू 0.59। तो ये जब सारे को माइनस करेंगे तो इसकी भी जो गेन है 0.15 आ गया। तीसरा एट्रीब्यूट जो हमारा लास्ट एट्रीब्यूट जो है वो विंड आ गया। विंड के लिए भी अगेन वीक और स्ट्रॉन्ग है, तो टोटल एंट्रोपी उतनी आ गई। ये 3 और 3 देखो फिर रैंडम आ गया, बिल्कुल रैंडम आ गया, इसकी 1 आ गई। और अगेन ये 6 और -2 के अंदर भी इसकी अच्छी वैल्यू आ जाएगी, 0.81 आ गई, बड़ी वैल्यू आएगी। अच्छी वैल्यू तो नहीं कहना चाहिए, बड़ी वैल्यू आएगी। तो अब अगेन उसको माइनस करेंगे तो क्या होगा कि टोटल 0.94, 6/14 इंटू 1 और 8/14 इंटू 0.81, तो वो 0.04 आ गए। तो अब अगर हम इन सारों को देखें तो आउटलुक की 0.24 आई थी, टेम्परेचर की 0.02, ह्यूमिडिटी की 0.15 और विंड की 0.04। तो ये इस तरह की सूरत हाल बनी। इसमें से सबसे ज्यादा कौन है? आउटलुक से तो इसका मतलब है कि ट्री का रूट कौन बनेगा? आउटलुक। आउटलुक। अब ये ट्री का रूट बन जाएगा, आउटलुक रूट बन गया। और आउटलुक के अंदर से कितनी ऑफशूट्स हैं? आउटलुक या तो सनी होगी या ओवरकास्ट होगी या रेन होगी। तो अब इन तीनों में से हमने अलग अलग निकालना है कि सनी की अलग, ओवरकास्ट की अलग और रेन की अलग। तो सनी के लिए जो इंस्टेंसेस हैं वो ये वाले हैं, इसमें 2 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव हैं। ओवरकास्ट के लिए 4 और 0 है, तो ओवरकास्ट के लिए तो मामला हमारा हल हो गया। यहाँ पे हमने वो रेड और ग्रीन को अगर हम याद करें तो यहाँ पे यस और नो चल रहा है, तो यहाँ पे हमने पक्का यस कर दिया, क्योंकि नो का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें फर्दर ट्री की ब्रांच नहीं बनेगी। अगर आउटलुक ओवरकास्ट है तो खेलो ही खेलो, ठीक है। यस
और इसको अगर देखें रेन वाले को, तो रेन में से 3 और 2 है, इसका मतलब है यहाँ पे भी फर्दर डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। तो ये 2 और 3 में भी डिसीजन मेकिंग, और 3 और 2 में भी डिसीजन मेकिंग, और 4 और 0 में कोई डिसीजन मेकिंग नहीं। यहाँ पे फाइनल डिसीजन हो गया यस। इन दोनों के हवाले से फर्दर डिसीजन मेकिंग करने की जरूरत पेश आएगी। अब हम इस सबसेट के ऊपर काम करेंगे। अब जो फर्दर काम करेंगे वो पूरे 14 पे काम नहीं होगा। अब जब हम सनी की बात कर रहे हैं तो फिर सिर्फ इतने इंस्टेंसेस पे काम होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब हम इसकी बात करते हैं, पहला स्प्लिट लगाते हैं, तो पहला स्प्लिट लगाने के बाद जब दूसरे इसकी नीचे वाले को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो नीचे वाले इसको सॉल्व करते हैं, सिर्फ इतने पोर्शन को ही देख के सॉल्व कर रहे होते हैं, इसको तो नहीं देखते। और जब इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो फिर क्या इसको भी देखेंगे? इसको देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। सिर्फ इतने को देखो, ये तो हमने तय कर लिया कि ये लाइन ड्रॉ हो गई है। अब इन दोनों को देख के फैसला करो और इन सारों को देख के फैसला करो। ये बात समझ आ रही है? तो एग्जैक्टली इसी तरह से जब हमने ये तय कर लिया कि हमने ये इस सूरत हाल तक हम पहुंच गए, ओवरकास्ट पे हमने तय कर लिया खेलेंगे, तो अब सनी है तो क्या करना है और रेन हो रही है तो क्या करना है, तो इसके हिसाब से जो सनी वाले हैं सिर्फ उन इंस्टेंसेस को देखो और यहाँ पे रेन वाले इंस्टेंसेस को देखो, और ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। आउटलुक या तो सनी हो सकती है या ओवरकास्ट हो सकती है या रेनी हो सकती है। तो सनी के लिए फिर अब ये इसने नेक्स्ट क्या किया है, सनी को इसने चूज किया। तो सनी के ये डे 1, 2, 8, 9 और 11 सनी के खाते में आ रहे हैं, इनको सिर्फ लिया है। अब देखो ओवरकास्ट अंदर से निकल गया, अब हमारे बाकी 3 ही रह गए। ओवरकास्ट की बुनियाद पे जो हमने करना था वो कर लिया। अब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड आ गए। अब इसमें टेम्परेचर की अलग से निकलेगी सारी एंट्रोपी, ह्यूमिडिटी की अलग से, विंड की अलग से, इन्हीं यस नो की बुनियाद पे और फिर हम फैसला करेंगे। तो यहाँ पे हम हॉट, माइल्ड और कूल 3 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। तो हॉट में 0 और 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर सनी के केस में गर्मी भी बढ़ी है, सूरज भी निकला हुआ है और गर्मी भी, ये क्या है, 2 नेगेटिव। ये 2 नेगेटिव्स क्या है कि हॉट अगर है, सनी सूरज निकला हुआ है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तो हम नहीं खेलें। ये मतलब आ रहा है ना इसका। तो इसका मतलब है 0 यस है और 2 नोज हैं। ये भी बिल्कुल वाज़ेह हो गया। जब एक चीज 0 हो जाती है ना तो फिर रैंडमनेस खत्म हो जाती है। इसकी एंट्रोपी क्या आ गई, 0। ये माइल्ड है, 1-1 हो गया। 1-1 के केस में हमें पता है कि एंट्रोपी 100% आती है, 1 आ जाए। और अगेन ये 1-0 आ गया, 1-0 भी फुल्ली रैंडम कहलाएगा। और इस केस में भी एक भी 0 हो गया तो रैंडमनेस फारिग हो गई, यानी कि हम किसी एक साइड पे लग गए। तो अगर कूल है तो फिर हम खेलेंगे, इसकी भी एंट्रोपी 0 आ गई। इस तरीके से हम देखेंगे। और पूरे सिस्टम की क्या आएगी, अब 2/5 वाली आएगी। 2/5 log 2/5 माइनस 3/5 log 3/5। तो अब पूरा सिस्टम जो है वो कौन सा रह गया, सनी, एक सबसेट। इन 5 के ऊपर हम खेल रहे हैं। अब हम 14 के ऊपर नहीं खेल रहे, 14 नहीं है, we only have now 3। so 2/5 log 2/5 minus 3/5 log 3/5। so the answer is 0.97। 0.97 minus 0 into ये 2/5, ये 2 है ना, तो 2/5 into 0, 2/5 into 1, 1/5 into 0। तो ये चीज बन जाएगी। तो इसका 0.57 आ गया। तो इसका गेन अच्छा खासा आ गया। मोस्ट लाइकली दिस इज गोइंग टू डोमिनेट द रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स। इसी तरह हम ह्यूमिडिटी का निकालेंगे। तो ह्यूमिडिटी में हाई और लो दो ही वैल्यू, हाई और नॉर्मल दो ही वैल्यूज हैं। इसमें हाई के केस में नो है और नॉर्मल के केस में यस है। लो ये उससे भी जीत गई। ह्यूमिडिटी जो है उसका अगर देखें ओवरऑल तो वो 2/5 और 3/5 के हिसाब से 0.97 आ गया। हाई के केस में एक ही साइड पे लग गया कि नहीं खेलना, और नॉर्मल के केस में एक ही साइड पे लग गया कि खेलना है। तो एंट्रोपी बिल्कुल 0 होगी। जब ये 0 हो गई तो जो गेन था हमारा वो एज इट इज आ जाएगा। तो ये दिस इज टू गुड हो गया। 0.97 माइनस 0 माइनस 0, तो ये 0.97 का 0.97 ही बन गया। इसको तो हम बीट ही नहीं कर सकते। तीसरा एट्रीब्यूट ज्यादा से ज्यादा इसके बराबर ही आ सकता है, क्योंकि 0.97 में से ही सबने -1। अगेन द थर्ड वन इज विंड। तो विंड के केस में 2, 3, 1, 1 और 1, 2, ये तो काफी रैंडमाइजेशन इसके अंदर है। ये 0.97 आ गया, ये
1 के केस में फुली 1 आ गया, 1 2 के केस में 0.91 आ गया। इस सारे को हम देखें 0.97 माइनस 2/5 इंटू 1, 3/5 इंटू 0.91, ये वाली सारी चीज आ गई। ओवरऑल क्या कैलकुलेट हो गया 0.01। सो दिस इज वेरी वेरी लो। अब इन तीनों के अंदर से अगर हम देखें तो कौन नंबर ले गया, ये वाला ह्यूमिडिटी। तो तीनों को कंपेयर करें तो 0.57, 0.97 और 0.01। तो ह्यूमिडिटी ने नंबर ले लिया। इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो सनी वाली ब्रांच थी हमारी, उस सनी वाली ब्रांच को अगर हम देखें तो उसका नेक्स्ट जो होना चाहिए डिसीजन, वो ये तीन चीजें जो हैं इनकी बुनियाद पे अगर हम देखें तो सनी वाले के केस में ह्यूमिडिटी शुड बी द नेक्स्ट एट्रीब्यूट जिसकी बुनियाद पे हम फैसला करें। ह्यूमिडिटी अगर हाई है तो नहीं खेलना, ह्यूमिडिटी अगर नॉर्मल है तो खेलना। तो सनी वाली ब्रांच का फैसला ऐसे ही होगा। इसका भी फैसला हो गया, इसका भी फैसला हो गया। अब इसके फैसले में हम रहे। तो इसके कितने इंस्टेंसेस हैं, 1 2 3 4 5। अगेन रेन के केस में 5 इंस्टेंसेस हैं, 3 यस के और 2 नो के। तो अब हमें रेन के केस में सारा मामला करना है, बाकी सारी चीजें सॉल्व होगी। रेन के केस में अगेन ये 3 यसेस हैं, 2 नोज हैं, तो 0.97 बन गई। रेन के केस में अगर ये हॉट को अगर हम देखें और तो जी, हॉट नहीं होगा सर जब बारिश हो रही है तो। तो हॉट का इंस्टेंसेस मौजूद ही नहीं है, ठीक है। यस सर। तो माइल्ड और कूल दो हैं। तो माइल्ड जो है वो 3 इंस्टेंसेस है, कूल के 2 हैं। तो ये अगेन और इनमें हमने देखना क्या है कि ये माइल्ड और कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 और 2 तो वो हैं, लेकिन माइल्ड में यस और नो कितने, माइल्ड में यस, माइल्ड में यस और माइल्ड में नो, तो 2 और 1। कूल में एक ही है। तो 2 1 के केस में भी बड़ा नंबर आएगा, 1 1 के केस में तो फुली 1 आ जाएगा। तो अगेन इसको जब हम देखें तो 0.97 माइनस ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फैक्टर तो 0 हो गया पहला, 0/5 है ना। और ये 3/5 इंटू 0.91 और ये 2 हैं, 2/5 इंटू 1। तो ये वाला पूरा जो है ये 0.0192 बन गया। किस हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से। अब हम रिमेंबर देख ये रहे हैं कि अगर रेन हो रही है तो हमने क्या फैसला करना। तो रेन के केस में फिर टेम्परेचर के हिसाब से हमारे पास जो चीजें आ रही हैं वो ये आ रही हैं। अब ह्यूमिडिटी के हिसाब से देख लो रेन में, तो ये 3 2 इंस्टेंसेस बन रहे हैं, 0.97 एज इट इज आ जाएगा। 1 1 के केस में फुली रैंडम है, 2 1 के केस में इसकी भी वही चीजें चल रही हैं, तो इसका भी 0.0192 ही आना चाहिए। ये देखो यहाँ पे भी 1 1 था और यहाँ पे 2 1 था, तो ये भी 2 1 और 1 1 है, उल्टे हैं, लेकिन आंसर एग्जैक्टली सेम ही आएगा। विंड के केस में क्या चल रहा है, वीक 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 में यस है और स्ट्रॉन्ग में नो है। तो ये देख लो इस केस में फुली रैंडमाइजेशन किल हो गई है और हमारी एंट्रोपी 0 हो गई, 0 2 और 3 0। ये भी 0, ये भी 0। इसका मतलब है कि इसकी जो भी वैल्यू आ रही है 2/5 इंटू 0, 3/5 इंटू 0, तो जो ये सिस्टम की वैल्यू आ रही है वही सारी आएगी। 0.97 एज इट इज सस्टेन कर जाएगा। तो तीनों में से 0.019, 0.019 और 0.97 में से जीता कौन, विंड। इसका मतलब है कि हम इस केस में विंड को अपना डिसीजन पैरामीटर बनाएंगे। विंड अगर स्ट्रांग है तो नहीं खेलना, विंड अगर वीक है तो खेल लेना। तो इस तरीके से हमारा जो ये पूरा सिस्टम हमने बिल्ड करना शुरू किया था वो सॉल्व हो गया। अब अगर हम कहते हैं कि कोई भी इसकी इनपुट आ जाए, मतलब हम कहते हैं आउटलुक जो है वो सनी है और ह्यूमिडिटी नॉर्मल है, तो क्या होगा, आउटलुक सनी में हम इधर चले जाएंगे, ह्यूमिडिटी नॉर्मल में इधर चले जाएंगे और हम कहेंगे कि खेलना है। हम कह देते हैं आउटलुक ओवरकास्ट है और जो रेन है वो जो आउटलुक ओवरकास्ट है, विंड जो है वो स्ट्रांग है और ह्यूमिडिटी नॉर्मल है, तो आउटलुक ओवरकास्ट में हम इधर आएंगे, ठीक है। तो बाकी दोनों चीजों को हम देखेंगे भी नहीं, हम कहेंगे बस यहाँ पे आके फैसला ये हो गया कि खेलना है। ह्यूमिडिटी जैसी मर्जी है, विंड जैसी मर्जी है, हमने खेल।
तो ये दोनों चीजें आउटलुक ओवरकास्ट के केस में इररेलेवेंट हो जाएंगी। ये हमारा डिसीजन ट्री कह रहा है। ठीक हो गया। फिर हम कोई और इंस्टेंस बनाते हैं, हम कहते हैं आउटलुक रेनी है, ठीक है, और ह्यूमिडिटी हाई है और विंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। हम जाएंगे आउटलुक रेनी पे, इधर आ जाएंगे, ह्यूमिडिटी की अभी नंबर ही नहीं आया। दूसरी चीज वो कह रहा है कि विंड, तो विंड के लिए हम स्ट्रॉन्ग कहेंगे, स्ट्रॉन्ग पे वो कह रहा है नो है। तो अगर रेन हो रही है और विंड स्ट्रॉन्ग है तो फिर हमने नहीं खेलना। तो ये भी बात हमारी वादे होगी, ह्यूमिडिटी की कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, जैसा कि इस केस में बाकी दोनों की कोई कंसिडरेशन नहीं। ठीक हो गया। Yes, ये sir. है इंफॉर्मेशन गेन एंड एंट्रोपी, जिसकी बुनियाद पे एक ही फॉर्मूला है, जिसको हमें बड़ा आसान तरीन फॉर्मूला है कि हमने क्या करना है, 3/5 log 3/5, 2/5 log 2/5, यानी कि इन दोनों को मिला के ये टोटल कितना बन रहा है, 3/5 और उसका log, और फिर 2/5 और उसका log। तो ये माइनस के साथ दोनों चीजें ये हैं। तो ये कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है, फॉर्मूला याद करने की भी आपको ऐसा जरूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड हाउ डज इट वर्क। तो इस तरीके से डिसीजन ट्रीज बनते हैं। तो कोई से भी के एलिमेंट्स जब उसने चूज कर लिए तो उन के एलिमेंट्स के लिए मुख्तलिफ डिसीजन ट्रीज बनने के चांसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब आप ऐसा करें कि Yes. इसी एग्जांपल के अंदर से आप ये करें कि आप इस एग्जांपल के अंदर से आपने एक काम करना है कि आपने k इज इक्वल टू 10 रखना है, ठीक है, और 2 डिसीजन ट्री बनाने हैं। रैंडमली कोई से भी 10 आपने चूज कर लेने हैं, ठीक है। ये Yes. 14 है ना, Yes. तो आपने क्या करना है कि 10 इनमें से चूज कर लेने हैं, और 10 कोई से भी रैंडमली, उन 10 को चूज करके आपने अपनी कैलकुलेशंस करनी है। समझ आ गई? Okay, sir. रकम बैठा है? यस सर। रकम ये सारी क्लास को ईमेल कर दो ये असाइनमेंट, और मंडे आफ्टरनून तक का टाइम दे दो। और बाकी आपने वो जो दूसरा काम हम कर रहे हैं कि आपने कोई भी डाटा सेट ढूंढना है, और अब आप ऐसा करें कि एक डाटा सेट ढूंढें और उसके ऊपर सारे के सारे क्लासीफायर्स अप्लाई करके और उनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपने जमा करा। ठीक है, एक नया डाटा सेट ढूंढे जो अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो उसके ऊपर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी अप्लाई करें, के नियरेस्ट नेबर भी, और एसवीएम भी, रैंडम फॉरेस्ट भी, डिसीजन ट्री भी, और रैंडम फॉरेस्ट के डिफरेंट वेरिएंट्स 10, 50, 100 करके देखें, और फिर आप बताएं कि कौन सा उनमें से बेहतर काम कर। ठीक है, तो ये 2 काम आपने करने हैं। एक इसमें से 2 k इज इक्वल टू 10 लेना है और 2 ट्रीज आप बनाएं। ठीक है, तो 2 की बजाय 3 बना लें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। 3 बना लें तो 3 में से फिर फैसला भी करें। रैंडम फॉरेस्ट की भी आपको समझ आ जाएगी कि 3 बनाएंगे तो कोई किसी एक साइड पे ही फैसला लगेगा ना। ऑड नंबर अगर आप लेंगे तो टाई नहीं पड़ सकती, 2 लेंगे तो कंफ्यूजन मच जाएगी। तो आप ऐसा करेंगे 3 ट्रीज बनाएं इज इक्वल टू 10 के हिसाब से, और फिर देखेंगे वो क्या बन। तो ये जरा मेहनत तलब काम होगा, लेकिन करना है आप Okay, sir. हाथ से करना है ये सब ने। सर तो ये हाथ से करना सर। दूसरी असाइनमेंट जो है वो किसी डाटा सेट लेके उसके ऊपर कोड करके सिर्फ उसकी एक्यूरेसी बतानी है, तो कौन सा जी जी, सूटेबल। उसके ग्राफ्स आपने ड्रॉ करने हैं, ठीक है, एक्यूरेसी के, ठीक है, एक्यूरेसी के ग्राफ्स ड्रॉ करने। वो अगली क्लास में हम इंशाल्लाह इवैल्यूएशन मेजर्स को देखेंगे तो फिर आपको मजीद समझ आएगी। तो वो अभी अगर सर हम जब वो आप कर मैट्रिक्स लेंगे तो बना फिर लेना। तो अगली क्लास में मैंने जब इवैल्यूएशन पढ़ानी है ना, तो फिर जब आपने ये काम किया होगा काफी सारी अप्रोचेस पे, तो फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, अभी के लिए सर हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यूज कर लेना। कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी करें और एक्यूरेसी भी करें। एक्यूरेसी को प्लॉट करेंगे ग्राफ की फॉर्म में तो वो सही होगी ना, कंफ्यूजन मैट्रिक्स ओके से ही एक्यूरेसी निकलती है। ओके ओके सर। जी दाऊद। सर वो आपने एसवीएम वाली असाइनमेंट की सबमिशन नहीं बनाई हुई थी, याद है? इसलिए मैंने आपको मेल कर दी थी। हाँ, वो मैं बना देता हूँ। एसवीएम की सबमिशन आज मैं बना देता हूँ, वो आप काइंडली सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है सर। और सर प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दें, वो जो आपका प्रपोजल भेजा हुआ था ईमेल के थ्रू। यार प्रपोजल सिर्फ दाऊद ने भेजा है, बाकी बच्चों ने नहीं भेजा। अभी आप ऐसा करें कि ये प्रपोजल भी अपना भेजें प्रोजेक्ट का, ठीक है। ओके सर। बाकी सर हम काम शुरू करते हैं जितना प्रपोजल सबमिट करवा हाँ दें। हाँ बिल्कुल, भेज शुरू करें करें काम। ठीक है। चलें, कोई सवाल?
ओके हो गया। ओके चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है अब इवैल्यूएशन अरकम अटेंडेंस ले ली। यस सर ले ली। ओके गुड हो गया। चलें ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।